नमस्कार दोस्तों। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट के न्यू सिलेबस के अनुसार मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट क्लियर करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन एवं ब्रिटिश राज का अभ्युदय किस प्रकार हुआ, अर्थात हमारे भारत में यूरोपीय कंपनियां किस प्रकार पधारी और हमारे ऊपर उन्होंने कैसे विस्तार किया। दोस्तों आपको बता दें कि 15वीं शताब्दी के अंत से भारत में अनेक यूरोपीय कंपनियां आने लगी, चूँकि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत की खोज कर ली थी। दोस्तों आपको बता दें कि भारत की खोज करने सबसे पहले कोलंबस निकला था 1492 में। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि दुर्भाग्यवश 1492 ईस्वी में जब कोलंबस भारत की यात्रा पर निकला तो उसने भारत न पहुंच करके एक नई दुनिया पहुंच गया। नई दुनिया को उस समय अमेरिका कहा जाता था, तो वो अमेरिका की खोज कर लिया। कोलंबस स्पेन का निवासी था, 1492 ईस्वी में यात्रा करी थी। दोस्तों उसके बाद में एक और नाविक जो कि पुर्तगाल का था 1492 में 1498 ईस्वी में निकला और उसने भारत की खोज करना चाहा और उसने भारत खोज लिया। दोस्तों आपको बता दें कि केरल के कालीकट तट पर राजा जमेरिन जो वहाँ के थे, जमेरिन राजा थे, उन्होंने भव्य स्वागत भी किया था जब वास्को डी गामा अपने भारत की दक्षिणी भारत पहुँचा था। केरल के कालीकट तट पर सबसे पहले पुर्तगाल का जो निवासी था वास्को डी गामा सबसे पहले आया। दोस्तों वैसे दोस्तों आपको बता दें कि ये यूरोपीय कंपनियां जब 15वीं शताब्दी में भारत आने लगी तो किस क्रम में आई, इनका आर्डर बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो पहले ही मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एक ट्रिक है, इस ट्रिक को आप वैसे लर्न कर लीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि जो यूरोपीय कंपनियां आई इनके लर्न करने की ट्रिक है PDA। क्या ट्रिक है? PDA, PDA और DF। PDA और DF मतलब पुर्तगाल, डच और अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी। तो पुर्तगाली आए, उसके बाद में डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेन आए और फ्रांसीसी आए। तो PDA DF करके आप अगर याद करेंगे तो आपको ये पुर्तगाली जो यूरोपीय कंपनियां थी इनके आने का क्रम याद हो जाएगा। और कई बार परीक्षाओं में PCS तक ये पूछा गया है कि भारत आने वाली यूरोपीय कंपनियों को क्रम से लगाइए। तो आप अगर इस वर्ड को याद कर पाएंगे PDA DF तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। P फॉर पुर्तगाल, D फॉर डच, A फॉर अंग्रेज, उसके बाद में D फॉर डेन और A फॉर फ्रांसीसी। दोस्तों आपको बता दें कि अब आप सोच रहे होंगे D 2 बार आ रहा है तो डच और डेन में कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो डच की स्पेलिंग क्या होती है दोस्तों? DUCH और डेन की DAN या DUN, डन कहिए, डेन ना कहिए। तो DUCH डच, DUC तो C पहले आ रहा है, डच में लिखेंगे तो CH लिखेंगे ना, CH फॉर चा, और यन फॉर ना, तो C पहले आता है। डा और डे दोनों में एक ही है। और यहाँ पर अब चा देख लीजिए, चा और ना, चा को CH लिखा जाता है, ना को यन लिखा जाएगा। तो ना जो अल्फ़ाबेट होता है उसमें बाद में आता है और C पहले आता है। तो आपको वैसे ही लर्न कर लिखना है कि डच पहले आए थे, पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेन आए और फ्रांसीसी आए। PDA DF से आप कुछ इसको लर्न कर लीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि जो कंपनियों की स्थापना का क्रम है पुर्तगाल में इस प्रकार, अपने भारत में इस प्रकार हुआ। सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी स्थापित हुई 1498 ईस्वी में। सबसे पहले कौन सी कंपनी स्थापित हुई? 1498 में पुर्तगाली कंपनी। अब दोस्तों उसके बाद में फिर अंग्रेज कंपनी स्थापित हुई 1600 ईस्वी में। 1600 ही में ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थापना करी थी। दोस्तों आपको बता दें कि अंग्रेजों सबसे पहले कंपनी पुर्तगालियों की स्थापना हुई। कंपनियों की स्थापना का क्रम कि ये आए तो किस क्रम में थे, लेकिन इनकी कंपनियों के स्थापना का क्रम उस प्रकार नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों हमने पढ़ा है पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए। लेकिन जो उनकी कंपनियों का स्थापना क्रम है, अर्थात पुर्तगाल लोगों ने जो कंपनियां अपनी स्थापित करी, डच लोगों ने अपनी कंपनियां स्थापित करी, अंग्रेज लोगों ने अपनी कंपनियां स्थापित करी, तो उनका क्रम वैसा नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ पर पुर्तगाल तो पहले है, यहाँ भी पुर्तगाल पहले है, लेकिन उसके बाद में डच कंपनी आनी चाहिए तो डच कंपनी है नहीं। तो उसके बाद में अंग्रेज कंपनी आई, अंग्रेज कंपनी 1600, और फिर डच कंपनी 1602 में आई, फिर डेन आई, फिर फ्रांसीसी आई। तो ऐसा करेंगे दोस्तों, आप थोड़ा ही इसमें कन्फ्यूजन है, वही जो अंग्रेज और डच का चेंज कर लीजिएगा, डच की जगह पर अंग्रेज और अंग्रेज की जगह पर डच कर दीजिएगा, वही वाली ट्रिक आपको लर्न हो जाएगी। पहले पुर्तगाली 1498 ईस्वी में पुर्तगाली कंपनी, फिर अंग्रेजी कंपनी 1600 ईस्वी में, डच वाली कंपनी 1602 में, और डेन वाली 1616 ईस्वी में, फ्रांसीसी कंपनी जो थी वो 1664 ईस्वी में, और स्वीडिश कंपनी 1731 में आई। दोस्तों आपको बता दें कि पुर्तगाली किस प्रकार हमारे भारत में आए और कैसे कैसे उन्होंने हमारे ऊपर विस्तार किया। दोस्तों आपको बता दें कि जो मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले ये पुर्तगाली लोग ही थे। कौन थे सबसे पहले भारत में व्यापार स्थापित करने वाले व्यापार संबंध? पुर्तगाली। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि सबसे पहले हमारे देश की खोज किसी अंग्रेज नाविक ने नहीं करी थी, पुर्तगाल के ही एक नाविक वास्को डी गामा ने भारत की खोज करी थी, जो कि केरल के कालीकट तट पर आया था सबसे पहले। तो मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे, और भारत आने वाले पहले विदेशी भी पुर्तगाली थे।
प्रथम पुर्तगाली नेता वास्को डिगामा था। कौन था? वास्को डिगामा। वो 1498 ईस्वी में कालीकट केरल भारत के बंदरगाह पर उतरा था। और दोस्तों कई बार पूछा जाता है कि जब वो 1492 में केरल के कालीकट तट पर आया तो किस राजा ने उसका भव्य स्वागत किया? तो केरल के राजा थे जमेरिन। तो जमेरिन ने उनका भव्य स्वागत किया था। वो 1498 ईस्वी में कालीकट केरल भारत के बंदरगाह पर उतरा था। दोस्तों आपको बता दें कि अब यूरोपीय कंपनियों ने अपनी व्यापारिक कोठियाँ कहाँ स्थापित करी थी अर्थात फैक्ट्रियों को कहाँ लगाया था? पुर्तगाल ने अपनी जो फैक्ट्री पहली स्थायी फैक्ट्री स्थापित करी थी वो कोचीन में स्थापित करी थी। और अंग्रेजों ने तो सूरत, आपको लर्न ही होगा ईस्ट इंडिया कंपनी वाला, अंग्रेज सूरत में स्थापित की, पुर्तगाली कोचीन में स्थापित की। और डच कहाँ? मसूलीपट्टनम में। और डच डेन और डेनिस को ही डेन कहा जाता है, त्रावणकोर में। और फ्रांसीसियों ने भी सूरत में ही अपनी कंपनियों की स्थापना करी। दोस्तों इस प्रकार अब हम आधुनिक भारत की ओर बढ़ रहे हैं। आधुनिक भारत कहने का मतलब है कालीकट के जो शासक थे जमेरिन, मैंने पहले ही बता दिया है आपको, कालीकट के शासक जमेरिन ने वास्को डिगामा का भव्य स्वागत किया था और भारत की खोज वास्को डिगामा ने करी थी। दोस्तों ये टॉपिक तो आपको बहुत पहले ही याद होगा, हम लोग गाया करते थे कि जन्म दिया वास्को डिगामा ने, विवाह हुआ पृथ्वी के स्वर्ग से, फिर क्यों मुझे पुकारा आपने। तो कहने का मतलब है जन्म दिया वास्को डिगामा ने, ये हमारी भारत की खोज किसने करी थी? अरे वैसे हमें जन्म नहीं दिया किसी ने, लेकिन भारत की खोज किसने करी? तो भारत की खोज वास्को डिगामा ने करी। और विवाह हुआ पृथ्वी के स्वर्ग से, तो विवाह हुआ पृथ्वी के स्वर्ग से यानी जम्मू कश्मीर से। और फिर क्यों मुझे पुकारा आपने, तो कहने का मतलब है आपने मुझे क्यों बुलाया, मैं भारत हूँ। तो भारत की खोज वास्को डिगामा ने करी थी। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसीसी डी अल्मेडा था। ये बहुत बार पूछा गया है कि पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। और पुर्तगालियों ने अपनी जो पहली व्यापारिक कोठी दुर्ग अथर कोचीन में स्थापित करी थी। कहाँ स्थापित करी पहली कोठी पुर्तगालियों ने? कोचीन में। दोस्तों आपको बता दें कि कई बार पूछा गया है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लाई थी? तो जो सबसे पहला पुर्तगाली गवर्नर था फ्रांसीसी डी अल्मेडा, इसी ने ही ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला पानी नीति लाई की शुरुआत करी थी। ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात ब्लू वाटर वाली जो पॉलिसी थी, नीला पानी वाली नीति थी, वो किसने लाई थी? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा कौन था? प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। और दोस्तों आपको बता दें कि बहुत बार पूछा गया है कि तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भारत में किसने करी थी? तो पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण तथा प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत करी। दोस्तों आपको बता दें कि आलू भी पुर्तगालियों की ही देन मानी जाती है। जो डच लोग थे ये बंगाल में प्रथम फैक्ट्री डच पीपली में स्थापित करी और 1759 ईस्वी में डचों एवं अंग्रेजों के बीच में बेदरा का युद्ध हुआ। तो दोस्तों इनकी फैक्ट्री से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो बेदरा का युद्ध है, क्योंकि कई बार पूछा गया है कि बेदरा का युद्ध किन किन लोगों के मध्य लड़ा गया था, किन किन के मध्य लड़ा गया था। तो बेदरा का युद्ध हुआ पहले कब था? 1759 ईस्वी में, यानी 1759 में डचों एवं अंग्रेजों के बीच बेदरा का युद्ध हुआ था। तो दोस्तों आप ये वाली पॉइंट को लर्न रखिएगा कि बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री पीपली में स्थापित की गई और 1759 ईस्वी में डचों एवं अंग्रेजों के बीच बेदरा का युद्ध हुआ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों अब हम अंग्रेज शासक की ओर बढ़ रहे हैं। अंग्रेज व्यापारिक कंपनी का पूरा नाम द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज था। वही ईस्ट इंडिया कंपनी का ये पूरा नाम है, क्योंकि आप सोच रहे होंगे ये कौन सी इतनी बड़ी कंपनी, तो दोस्तों वही ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम ये हुआ करता था। तो अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी का पूरा नाम क्या था? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। और जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पधारे थे और सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में मुगल दरबार में आए। तो कई बार तो ये पहले पूछा जाता है कि कैप्टन हॉकिंस सबसे पहले आया था, और ये कौन थे? जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में आए थे। कैप्टन हॉकिंस सबसे पहले आया था 1608 ईस्वी में, फिर उसके बाद में सर टॉमस रो आया। ये दोनों मुगल दरबार में आए थे। तो कैप्टन हॉकिंस तो मुगल दरबार में डायरेक्ट नहीं गए, लेकिन सर टॉमस रो ये डायरेक्ट मुगल दरबार में आए थे। दोस्तों आपको बता दें कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे लर्न रखिएगा कि कैप्टन हॉकिंस कब आया? 1608 ईस्वी में, और सर टॉमस रो कब आए? 1615 ईस्वी में। मुगल दरबार में लोग आए थे। 1613 ईस्वी में भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में लगाई। कहाँ लगाई? सूरत में लगाई। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेज कंपनी को सुनहरा फरमान जारी कर दिया और बंगाल में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री 1651 ईस्वी में हुगली में स्थापित करी गई। दोस्तों हुगली बंगाल का एक बहुत ही फेमस शहर है। तो अब हम कलकत्ता के बारे में पढ़ लेते, क्योंकि हुगली आई, हुगली नदी कलकत्ता में है। कलकत्ता की स्थापना जॉब चारनॉक ने करी थी। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि कलकत्ता शहर को किसने बसाया? जॉब चारनॉक ने बसाया था। उनकी स्थापना जॉब चारनॉक ने करी थी कलकत्ता की। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ। दोस्तों आपको बता दें कि इन पुर्तगालियों ने मुंबई को क्या हुआ?
दहेज दे दिया था। मुंबई, जो मुंबई आप मुंबई है उसी को पहले बम्बई कहा जाता था, तो बम्बई को पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को उपहार स्वरूप दे दिया। कहा 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी का क्या नाम था? कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ, और चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ। इस अवसर पर बम्बई को दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय ब्रिटेन को दे दिया। और दोस्तों आपको बता दें कि ब्रिटेन कोई देश नहीं है, ब्रिटेन एक ग्रुप है। ब्रिटेन में इंग्लैंड है, आयरलैंड है और स्कॉटलैंड है, ये मतलब कई 3-4 देशों को मिला करके ब्रिटेन बना है। ब्रिटेन एक कोई यूनिक देश नहीं है। जैसे पहले सोवियत संघ हुआ करता था, 20 देशों का समूह हुआ था, बाद में बिखर गया था, तो वैसे ब्रिटेन भी था। दोस्तों आपको बता दें कि अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य जो कर्नाटक के 3 युद्ध हुए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य कितने कर्नाटक के युद्ध हुए? 3 युद्ध हुए। और 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकूट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया। इस समय फ्रांसीसी गवर्नर कैप्टन लाला थे। दोस्तों आपको बता दें कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 ईस्वी में। और 1659 ईस्वी में क्या हुआ था? बेदरा का युद्ध हुआ था अंग्रेजों एवं डचों के बीच में, जिसमें डच बुरी तरह पराजित हुए थे। दोस्तों इसी वजह से आपको बता दें कि वांडीवास की लड़ाई बहुत ही फेमस है और बहुत ही परीक्षा में पूछी जाती है बार बार। तो फ्रांसीसियों को बुरी तरह अंग्रेजी सेना ने हराया था। कब हुआ था वांडीवास का युद्ध? 1760 ईस्वी में। इसके बाद डेन कंपनी का पूरा नाम क्या था? डेन कंपनी का पूरा नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, डेन ईस्ट इंडिया कंपनी। डेन कंपनी का पूरा नाम डेन ईस्ट इंडिया कंपनी था। और डेन लोगों ने अपनी कंपनी अंग्रेजों को बेच दी थी। क्या करी थी डेन लोगों ने अपनी कंपनी? डेन फॉर डेनिस। और दोस्तों आपको बता दें कि अब हम फ्रांसीसी पढ़ेंगे। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना लुई 14वें के समय 1664 ईस्वी में काल्बर्ट ने करी थी। किसने करी थी? फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना लुई 14वें के समय 1664 ईस्वी में काल्बर्ट ने करी थी। और जो कि डुप्ले था, डुप्ले फ्रांसीसी कंपनी का सर्वाधिक प्रसिद्ध गवर्नर था। तो कई बार पूछा जाता है कि डुप्ले कौन था? फ्रांसीसी कंपनी का सर्वाधिक प्रसिद्ध गवर्नर यानी फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले। और वांडीवास की लड़ाई यानी 1760 ईस्वी में हारने के पश्चात फ्रांसीसी भारतीय क्षेत्र से बाहर हो गए। क्या हो गए? बाहर हो गए। वांडीवास की लड़ाई जो 1760 ईस्वी में हुई अंग्रेजों एवं फ्रांसीसी सेनाओं के मध्य, उसमें हारने के बाद फ्रांसीसी भारतीय क्षेत्र से बाहर हो गए और फ्रांसीसी कंपनी पूर्ण रूप से सरकारी कंपनी थी। कैसी कंपनी थी? सरकारी। और कर्नाटक का पहला युद्ध जो हुआ था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। उसके बाद आता है अवध। अवध का संस्थापक जो था शहादत खां बुरहान उल मुल्क था। तो कई बार ऐसे भी लिखा रहता कि अवध का संस्थापक कौन था? तो शहादत खां। अगर शहादत खां जाता तो भी आप इसी की टिक करिए। और जो अवध का अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह। तो वाजिद अली शाह के नाम पर ही अभी भी लखनऊ में क्या बना है? प्राणी उद्यान, वो चिड़ियाघर जो बना है, वो जू। तो जू अभी भी अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के नाम पर ही बना है। और अवध का संस्थापक कौन था? शहादत खां। अवध का मतलब दोस्तों अयोध्या नहीं है, अवध का मतलब है पूरे इधर का क्षेत्र। अवध के क्षेत्र में लखनऊ भी आ जाता था, बाराबंकी भी आ जाता था, गोंडा, बस्ती, ये सब अवध में ही आते थे। अयोध्या ये सब अवध में ही आते थे। दोस्तों आपको बता दें कि जो हैदराबाद का संस्थापक था चिनकिलिज खां। हैदराबाद का संस्थापक कौन था? चिनकिलिज खां। इसी को निजामुल मुल्क कहा जाता है। हैदराबाद का संस्थापक कौन था? निजामुल मुल्क यानी चिनकिलिज खां। हैदराबाद सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था? हैदराबाद। दोस्तों आपको बता दें कि जो स्वतंत्र कर्नाटक राज्य का संस्थापक था वो सादुल्ला खां था। और अवध का संस्थापक कौन था? शहादत खां। बुरहानुल मुल्क। अगर बुरहानुल मुल्क आप याद नहीं कर पाते तो आप सिर्फ शहादत खां ही याद रखिएगा। दोस्तों ऐसे ही हैदराबाद का चिनकिलिज खां। और जो राजपूत जयपुर था, राजपूत जयपुर यानी राजस्थान में रहते थे। तो 18वीं शताब्दी में सवाई राजा जयसिंह यहाँ के शासक थे और उन्होंने मथुरा, उज्जैन, जयपुर, आगरा एवं दिल्ली में वेधशालाएं बनवाई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसे याद रखिएगा। पूछा जाता है कि कहाँ पर वेधशालाएं नहीं बनवाई गई थी, तो इन 5 शहरों में वेधशालाएं बनवाई गई थी। कहाँ कहाँ? मथुरा में और आगरा में। मथुरा और आगरा कहाँ है? मथुरा और आगरा अपने यूपी में है। तो नहीं तो कभी कभी वाराणसी दे देता है, तो कुछ लोग सोच नहीं पाते कि वाराणसी में भी हमें लगता बनवाई थी। तो वाराणसी में इसने कोई वेधशाला नहीं बनवाई थी। इस वजह से आप इसे इंपॉर्टेंट रखिएगा। मथुरा और आगरा यूपी के 2 स्थान थे जहाँ पर सवाई राजा जय सिंह ने 18वीं शताब्दी में जो वेधशालाएँ बनवाई थी। और उज्जैन में बनवाई थी, मध्य प्रदेश में पड़ता है। जयपुर राजस्थान की कैपिटल ही है। और दिल्ली में वेधशालाएँ बनवाई थी किसने? राजा सवाई जय सिंह ने। और इन्होंने ही जयपुर शहर की स्थापना भी करी थी। जज मोहम्मद शाही के नाम से साड़ियों का एक सेट तैयार करवाया था। जयपुर नगर के संस्थापक कौन थे? सवाई राजा जयसिंह ही थे। और इसे पिंक सिटी, गुलाबी शहर कहा जाता है। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि इसे पिंक सिटी को कहा जाता है,
दोस्तों एक बार कोई शासक पधारे थे और उनके सम्मान में पूरे जयपुर शहर के हर घरों को पिंक कलर से रंग दिया गया था, पूरी गलियों को पिंक कलर कर दिया गया था और तभी से इसका नाम पिंक सिटी पड़ गया। क्यों पड़ गया पिंक सिटी इसका नाम? तो उन्हीं के सम्मान में पूरी गली को, पूरे घर को पिंक कलर से रंग दिया गया था, कलरफुल कर दिया गया था। इस वजह से तब से जयपुर पिंक सिटी कहा जाने लगा। सवाई जय सिंह ने इसकी स्थापना करी थी। अब दोस्तों जो नवीन स्वायत्त राज थे उनके बारे में पढ़ेंगे। जो मैसूर था, हैदर अली ने मैसूर के वाडियार वंश को समाप्त कर उस पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। मैसूर में पहले एक वाडियार वंश के शासक थे, हैदर अली ने उस पर उनको वंश को समाप्त कर उस पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। और जो टीपू सुल्तान था वो हैदर अली का पुत्र था। किसका पुत्र था? हैदर अली। आप दोस्तों याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है हैदर अली के बारे में। और टीपू सुल्तान तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टीपू सुल्तान किसका पुत्र था? हैदर अली का पुत्र था। तो ये बहुत बार पूछा गया टीपू सुल्तान किसका पुत्र था? हैदर अली का। और टीपू ने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब और स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। ये भी बहुत बार पूछा गया जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने करी थी? श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान ने। और स्वतंत्रता का वृक्ष भी टीपू सुल्तान ने लगाया था। दोस्तों द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुआ। जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, यह हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य हुआ। प्रथम और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ, अंग्रेजी मैसूर युद्ध हुआ, वो हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य हुआ। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू और अंग्रेजों के मध्य हुआ। अर्थात द्वितीय वाले युद्ध में ही हैदर अली की मृत्यु हो गई। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके मध्य हुआ? टीपू और अंग्रेजों के मध्य हुआ। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1792 में हुआ था, श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। और टीपू को मैसूर का शेर कहा जाता है, शेर मैसूर। टीपू को क्या कहा जाता है? मैसूर का शेर। और टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारा गया। टीपू सुल्तान चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो था 1799, उसी के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारा गया। और दोस्तों अब पंजाब में आते हैं। पंजाब में सिखों का शासन था। सिखों के 10वें गुरु थे, 10वें व अंतिम गुरु, क्योंकि 10 ही गुरु हुए सिख धर्म में। पंजाब में उस समय सिखों का शासन हुआ करता था। तो सिखों के कुल 10 गुरु हुए थे और 10वें जो और अंतिम गुरु जो थे वो गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह अपने आप को सच्चा पातशाह कहते थे। क्या कहते थे? सच्चा पातशाह कहते थे। और दोस्तों आपको बता दें कि सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने करी थी। तो गुरु गोविंद सिंह के बंदा बहादुर ने गुरु गोविंद सिंह के बाद बंदा बहादुर ने सिखों का नेतृत्व किया। और रणजीत सिंह सुकर चकिया मिसल के थे। अमृतसर की संधि 1809 में चार्ल्स मेटकाफ तथा महाराजा रणजीत सिंह के बीच हुई थी। तो कई बार पूछा गया है कि अमृतसर की संधि किसके किसके मध्य हुई थी? 1809 ईस्वी में चार्ल्स मेटकाफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच हुई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी लर्न रखिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। अब जो बंगाल था, स्वतंत्र बंगाल राज्य का संस्थापक मुर्शीद कुली खां था। कौन था स्वतंत्र बंगाल राज्य का संस्थापक? मुर्शीद कुली खां। और 20 जून 1756 ईस्वी में मध्यरात को क्या हुई थी? काल कोठरी की घटना घटी थी। दोस्तों आपको बता दें कि ये वाले टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ये जो बंगाल वाली घटना घटित हुई थी ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। तो स्वतंत्र बंगाल राज्य का संस्थापक जो था मुर्शीद कुली खां था। 20 जून 1756 को मध्यरात को काल कोठरी की त्रासदी, ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी। उस समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। दोस्तों आपको बता दें कि अब आप सोच रहे होंगे काल कोठरी की घटना क्या है। स्वतंत्र बंगाल राज्य का संस्थापक जो मुर्शीद कुली खां था, 20 जून 1756 कब काल कोठरी की घटना घटित हुई थी? 20 जून 1756 की मध्यरात को काल कोठरी की त्रासदी यानी ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी। इस समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला ने क्या किया था? अंग्रेजों को पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया। और उस कमरे में पूरा काला काला ही हो गया था, क्योंकि मतलब अंधेरा अंधेरा था और उसमें सांस भी नहीं ले पा रहे थे लोग। उसी में बहुत लोगों की मृत्यु हो गई। और यही घटना इतिहास में काल कोठरी त्रासदी यानी ब्लैक होल ट्रेजेडी कहलाती है। और ये घटना कब हुई थी? सिराजुद्दौला ने करवाई थी। कई अंग्रेजों को पकड़ करके उन्होंने बंद कर दिया था उसी में। तो दोस्तों इस वजह से कई अंग्रेजों की मृत्यु हो गई। और यही घटना क्या कहलाई? यही घटना कहलाई ब्लैक होल ट्रेजेडी, अर्थात ब्लैक होल त्रासदी। और जो प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध तो बहुत ही पूछा गया परीक्षा में। रिपीटेड क्वेश्चन, रिपीटेड प्लासी पता नहीं कितनी बार पूछ चुका होगा। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था।
और बक्सर के युद्ध जो 1764 में हुआ था 22 अक्टूबर, दोस्तों आप ये भी लर्न रखिएगा, 22 अक्टूबर को हुआ था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में मीर कासिम अंग्रेजों से पराजित हुआ। इस युद्ध में मीर कासिम का साथ शुजाउद्दौला, अभी मैंने जो प्लासी का युद्ध पढ़ा था और रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में पढ़ा था, लेकिन अब जो बक्सर का युद्ध हुआ उसमें मीर कासिम जो था वो अंग्रेजों से पराजित हो गया। तो इस युद्ध में मीर कासिम जो था, मीर कासिम का साथ शुजाउद्दौला अवध का नवाब तथा शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह ने दिया था। तो बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो एक तरफ था जो कि अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व कर रहा था और इधर से 3 लोग थे। मीर कासिम के साथ मीर कासिम था और शुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब था और शाह आलम द्वितीय। तो शुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय ये जो कि मुगल बादशाह थे, इन्होंने मिल करके बक्सर का युद्ध लड़ा, किंतु हेक्टर मुनरो विजयी हुआ और ये लोग हार गए। तो बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने पूरे भारत पर नियंत्रण हो गया। बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों का पूरे भारत पर नियंत्रण हो गया। और दोस्तों फिर आया अपना ये उत्तरवर्ती मुगल बादशाह, मतलब जो इन लोगों जो जहांगीर के शासन के बाद के जो मुगल बादशाह हुए, शाहजहाँ औरंगजेब के बाद के मुगल बादशाह हुए, इनको उत्तरवर्ती लेटरल मुगल बादशाह कहा जाता है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम शासक बना, वो शाह बेखबर के नाम से प्रसिद्ध था। किसके नाम से प्रसिद्ध था? शाह बेखबर के नाम से। औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम शासक बना और वो शाह बेखबर के नाम से। और दोस्तों आपको बता दें कि फर्रुख सियर के समय सैयद बंधुओं का प्रभुत्व था और सैयद बंधु इतिहास में राजा बनाने वाले किंग मेकर के नाम से प्रसिद्ध हैं। लंपट मूर्ख भी फर्रुख सियर को कहा जाता है, घृणित कायर कहा जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि बहादुर शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। बहादुर शाह पर इसकी प्रेम का लाल कुंवर का अत्यधिक प्रभाव था। क्या था? अत्यधिक प्रभाव। लाल कुंवर नाम की एक वेश्या थी, उसका बहुत अधिक प्रभाव था बहादुर शाह पर। और मोहम्मद शाह के समय, मोहम्मद शाह इसी को रंगीला कहते हैं दोस्तों, बहुत बार पूछा गया कि मोहम्मद शाह रंगीला कौन था। तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय ईरानी आक्रमणकारी, जो ईरान का नेपोलियन कहलाता था, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया 1739 ईस्वी में। बहुत बार पूछा गया है कि किसने मयूर सिंहासन और तख्ते ताउस ईरान ले गया, कौन ईरान ले गया तख्ते ताउस और मयूर सिंहासन को? तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय ईरानी आक्रमणकारी फारसी नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और तख्ते ताउस और मयूर सिंहासन को नादिर शाह ईरान ले गया। कहाँ ले गया? ईरान ले गया। और नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को। दोस्तों जो नादिर शाह था ये मयूर सिंहासन ले गया था। मयूर सिंहासन को किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने बनवाया था। शाहजहाँ ने बनवाया था। दोस्तों ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। दोस्तों आपको बता दें कि मोहम्मद शाह के समय ही 1748 ईस्वी में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली का भारत पर आक्रमण हुआ और मुर्शीद कुली खान जो कि एक मुगल सम्राट था, नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश राज की नींव रखी थी। लेकिन पूरे भारत पर अंग्रेजों का शासन कब हुआ? बक्सर के युद्ध के बाद। 1764 ईस्वी में हुए बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम, जो कि मीर जाफर था वो अंग्रेजों की तरफ ही था, मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया। और इस युद्ध में अंग्रेजों की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी गई। और बक्सर युद्ध के समय बंगाल का नवाब जो था मीर जाफर था। और मीर जाफर किस तरफ से लड़ रहा था? अंग्रेजों की तरफ से। और बहादुर शाह द्वितीय, जिन्हें बहादुर शाह जफर भी कहा जाता, अंतिम मुगल बादशाह थे। कौन थे? अंतिम मुगल बादशाह। इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था, इसलिए अंग्रेजों ने इन्हें रंगून, जो कि म्यांमार, निर्वासित कर दिया था, म्यांमार भेज दिया गया। और उनकी कब्र रंगून में ही है। कहाँ पर है उनकी कब्र? रंगून में ही है। दोस्तों आपका ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है और आशा करता हूँ आपको क्लियरिटी आने लगी होगी और आपको हिस्ट्री अब कुछ समझ में आने लगी होगी। आपके कुछ हिस्ट्री के मैक्सिमम पोर्शन तैयार होंगे। अब आपको सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है और मॉडर्न हिस्ट्री 2-3 लेक्चर में ही ख़त्म कर दी जाएगी और आपको मॉडर्न हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री और एनिशिएंट हिस्ट्री तीनों कवर हो जाएंगे। इसके बाद हम आगे वाले नेक्स्ट टॉपिक को किसी को क्लियर करेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद लगी होगी, अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।